साथियों नमस्कार। हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे व्यवहारिक मनोविज्ञान के संदर्भ में। व्यवहारिक मनोविज्ञान के संदर्भ में हमने देखा और उसके हम लोगों ने चरण देखे, स्टेप्स देखे, कौन कौन से व्यवहारिक मनोविज्ञान के स्टेप्स हैं। तो अब हम लोग इसमें आगे चलते हैं। आज के क्लास में समय ज्यादा इधर उधर न करते हुए हम लोग इसके क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर हम लोग व्यवहारिक मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में देखते हैं तो निम्नलिखित भाग हम लोग उसमें देख सकते हैं। किन भागों में इसे बांटा गया है। उसमें पहला है मानसिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा। क्या है पहला इसका भाग हम लोग कर सकते हैं, कोई भी पहला हो सकता है, ऐसा नहीं है कि पहला यही था, लेकिन पहला होगा मनोविज्ञान के संदर्भ में। तो हम लोग तो मानसिक स्वास्थ्य से ही चलते हैं। पहला है मानसिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, मेंटल हाइजीन एंड क्योर। मेंटल हाइजीन एंड क्योर, ये इसका एक भाग है। इसमें हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य कैसा हो, उसके लिए क्या करने चाहिए और चिकित्सा व्यवस्था इसके लिए क्या है। दूसरा है सामाजिक समस्याएं, सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक समस्याएं। सामाजिक समस्याओं को हम लोग इसमें देखेंगे, इसे क्षेत्र है। इसके बाद है शिक्षा। अगर हम व्यवहारिक मनोविज्ञान की बात करते हैं तो व्यवहारिक मनोविज्ञान मानसिक स्वास्थ्य और चिकित्सा के संदर्भ में भी इसके व्यवहारिक पक्ष देखे जा सकते हैं। सामाजिक समस्याएं और इसके समाधान के संदर्भ में व्यवहारिक पक्ष देखे जा सकते हैं। तीसरा इसका हम लोग शिक्षा के संदर्भ में व्यवहारिक पक्ष देखते हैं। इसके अलावा भी है जिसको हम लोग आगे देखेंगे कि कौन कौन इसके क्षेत्र हैं जिसका अध्ययन हम लोग करते हैं व्यवहारिक पक्षों के संदर्भ में। इसके अलावा है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, परामर्श एवं निर्देशन। अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग अपने आप में, या काउंसलिंग एंड गाइडेंस अपने आप में एक गंभीर विषय है, जिससे हम लोग व्यक्ति के शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, उसके व्यवसाय के क्षेत्र में, औद्योगिकरण के क्षेत्र में, सामाजिक जीवन के क्षेत्र में हम उसका काउंसलिंग या गाइडेंस उसे हम करते हैं, जिससे व्यक्ति को दिशा निर्देश प्राप्त होता है। अब इसके लिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग के या काउंसलिंग एंड गाइडेंस के विशेषज्ञ ही ऐसा कर पाते हैं, या उसके विशेषज्ञ ऐसा कर पाते हैं जो उस विषय के प्रमुख होते हैं। उद्योग एवं व्यवहार का व्यवहारिक मनोविज्ञान, इसका क्षेत्र है फिर उद्योग एवं व्यवहार, व्यापार। उद्योग है और व्यापार है, वो कैसे करने हैं, व्यवहारिक पक्ष कैसे उसको समझने हैं, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, ये भी एक व्यवहारिक मनोविज्ञान का ही भाग है। इसके अलावा सेवाओं या नौकरियों में चुनाव, हम कैसे समझेंगे कि हमें किस सेवा में जाना चाहिए, कौन सी नौकरी करनी चाहिए। आज के संदर्भ में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, बेरोजगारी के संदर्भ में व्यक्ति आज बहुत कम ही है जो कि ये चुनते हैं कि मुझे इस कार्य में रुचि है, मुझे इस कार्य में विशेषज्ञता है, मैं इस कार्य को बेहतर कर सकता हूं, तो मुझे वो कार्य करने चाहिए। जब अनएम्प्लॉयमेंट होता है तब कुछ भी काम मिल जाए, कुछ भी काम मिल जाए जिससे कि दो पैसे आवे, परिवार ठीक हो, सब ठीक ठाक चले। इसलिए जब रोजगार कम होते हैं तो वहां पे रोजगार पाना एक लक्ष्य हो जाता है, और उस रोजगार को जब वो पाते हैं, उस काम को जब करने लगते हैं, उस जॉब में जब सेवा देने लगते हैं, क्योंकि वो जॉब इनके अनुकूल नहीं था, इनके मन मुताबिक नहीं था, इनके मेंटली एक्सेप्टेंस उस जॉब को लेकर के नहीं था, तो लोग वहां पे क्या करते हैं कि उस काम के प्रति आपकी निष्ठा कम होगी, आपके कार्य अच्छे नहीं होंगे, तो कार्य जब करने के तरीके, व्यवहारिक पक्ष अच्छे नहीं होंगे, तो परिणाम भी संतुष्टिजनक नहीं होंगे। इसलिए जरूरी है कि इसके लिए क्या किया जाता है कि आप तो जॉब चुनते ही हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। उस जॉब के लिए जब आप जाते हैं तो वहां पर उस बोर्ड में जो सिलेक्शन कमेटी होती है, उसमें इंटरव्यू बोर्ड खास करके जो होता है और जो आपको मौखिक परीक्षण करता है, उस बोर्ड में एक मनोवैज्ञानिक होता है बैठा हुआ। वो मनोवैज्ञानिक ये जानने का प्रयास करता है कि इस जॉब के प्रति आपकी रुचि कैसी है, निष्ठा कैसी है, या आप अनएम्प्लॉयमेंट के चलते केवल एम्प्लॉयमेंट के लिए इस जॉब में आए हैं, या आप
इसलिए जॉब में आया है कि आपकी रुचि है, आप चाहते हैं कि मैं यही करूं। यदि आपको ये नौकरी नहीं मिली, ये जॉब नहीं मिला, तो आप दूसरे क्षेत्र में नहीं काम कर पाएंगे, क्योंकि आपके लिए सबसे ज्यादा रुचिकर, आपके लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली क्षेत्र यही है। तो वो मनोवैज्ञानिक जो होते हैं बोर्ड में, वो जानना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं कि जो नौकरियों के लिए आपको जो चुनाव किया जा रहा है, आपके लिए कितने फिट हैं। फिर है अपराध निरोध। आप देख रहे होंगे दिन प्रतिदिन बराबर बराबर आप देखेंगे न्यूज में, टीवी चैनल्स में, कि अपराध को लेकर के खबर बराबर आपको मिलेंगे। जिस दिन भी पेपर पलटिए, न्यूज चैनल खोलिए, आप देखेंगे कि अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, और अपराधी निर्भीक भी है या कहीं भयभीत भी है। तो ये बातें जो आ रही है कि अपराध निरोध, मतलब हमें अपराध को रोकना है, अपराधियों से घृणा नहीं करनी है, क्राइम को रोकने हैं, क्रिमिनल्स को क्राइम करने से रोकना है, अपराध करने से रोकना है। इसके लिए भी एक मनोविज्ञान है। अब वो व्यवहारिक मनोविज्ञान का ही पक्ष है कि हम क्या ऐसा करें कि अपराध कम हो। ऐसा कार्य जितने भी जांच एजेंसियां हैं, हमारी जो पुलिस प्रशासन है, इसके लिए कार्य करती है। ठीक है, इसके व्यवहारिक पक्ष बहुत ऐसे नहीं है। बहुत व्यवहारिक पक्ष ये भी है कि वो जानबूझ कर करके क्राइम को बढ़ाते भी हैं। कम दोष होता है, बड़ा से बड़ा सजा दिला देना, एक मेडल, अच्छे अवार्ड के लिए बिना अपराधी को अपराधी साबित कर देना, ये पुलिस के लिए कोई झूठी बात नहीं है। पुलिस अधिकतर इन कामों को कर लेती है। सभी की मैं बात नहीं करता, लेकिन अधिकतर पुलिस वाले ऐसा काम कर पाते हैं ताकि उनका प्रमोशन समय से हो सके, उनको मेडल मिल सके। कहा जाए कि हाँ, एक क्रिमिनल को पकड़ रहे हैं। कई कई केसों में ऐसा हुआ है कि वो अपराधी था ही नहीं, 15 साल 25 साल जेल काटने के बाद पता चलता है कि ये निरपराध था। तो उसके लिए जरूरी है कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, अपराध को ही रोका जाए ताकि कोई अपराध कर ही ना सके। हम उसे ऐसे मानसिक तौर पे सामाजिक चेतना के साथ तैयार करें, उनका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट उनको दें, उनके साइकोलॉजी को समझें। इसलिए अपराध निरोध में व्यवहारिक मनोविज्ञान भी एक पक्ष है। फिर है सैनिक क्षेत्र, आर्मी फील्ड। प्राय जो सैनिकों की जो भर्ती होती है, उसमें इस बात को विशेष ध्यान रखा जाता है कि शारीरिक रूप से कितना फिट है, बजाय वो मानसिक रूप से कितना सक्षम है। जो व्यक्ति मनोवैज्ञानिक तरीके से ठीक है, वो उसकी सोचने की क्षमता, प्लानिंग की क्षमता, विपरीत परिस्थिति में डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, निर्णयन की क्षमता उसके पास कैसी है। इसके लिए जरूरी है कि सैन्य क्षेत्र में भी सैनिकों के लिए व्यवहारिक मनोविज्ञान का अध्ययन कराया जाए। और इसके लिए खास करके अमेरिका जैसे देश इस पे विशेष फोकस कर रहे हैं। भारत भी कर रहा है, लेकिन भारत इस संदर्भ में काफी पीछे है मनोवैज्ञानिकता के क्षेत्र में। राजनैतिक क्षेत्र, समय जब आता है तो हम लोग समय को जब आकलन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो देखते हैं कि राजनीति का हम लोग जब अध्ययन आजादी से पहले के संदर्भ में करते हैं, आजादी के प्राप्त होने के तुरंत बाद के कुछ 20-25 वर्षों के संदर्भ में करते हैं, उसके बाद 25 से 50 वर्षों के संदर्भ में करते हैं, और 50 से 75 वर्षों के संदर्भ में करते हैं। तो आप देखेंगे कि धीरे 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 राजनीतिक चेतना में गिरावट आई है। और उसमें गिरावट केवल एक पक्षीय नहीं आई है, जितना जिम्मेवार इसके लिए राजनेता हैं, उतने ही जिम्मेवार इसके लिए वोटर भी हैं। जो मतदान करते हैं वो भी इसके लिए उतने ही जिम्मेवार हैं। तो राजनीतिक क्षेत्र में भी, पॉलिटिकल फील्ड में भी व्यवहारिक मनोविज्ञान का अध्ययन होना जरूरी है। हम इसमें आगे कभी समय मिलेगा हम सब बताएंगे, तो बताएंगे कि पॉलिटिकल क्राइसिस क्या होता है, कैसे लाया गया, एजुकेशनल क्राइसिस कैसे लाई गई, अब उस जो पॉलिटिकल क्राइसिस आई उसके परिणाम कहां तक दिख रहे हैं। एजुकेशनल क्राइसिस लाई गई थी, उसके परिणाम अभी तक हम लोग भोग रहे हैं, और ये और नीचे चला जा रहा है। इसके अलावा विश्व शांति,
विश्व शांति भी अपने आप में एक व्यवहारिक मनोविज्ञान का एक भाग है। विश्व शांति का मतलब है कि वैश्विक परिवार, पूरा यूनिवर्स हमारा है और हम पूरे यूनिवर्स के हैं, ये चेतना आना। खास करके हम लोग देखते हैं कि जब बात राष्ट्रवाद की होती है तो वहां पे अंतरराष्ट्रीय समझ जो है वो उसको हम लोग ताक पे रख देते हैं। जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की आती है तो विश्व शांति को ताक पे रख देते हैं। ये परिस्थितियां तब ठीक होंगी जब हम विश्व शांति का भी एक व्यवहारिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन करेंगे, और ऐसा किया भी जा रहा है। ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार कुछ हद तक विश्व शांति का ही एक प्रतीक है, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने लागू किया था 1948 में। यौन शिक्षा, सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन, जैसे ही हम लोग सेक्स एजुकेशन की बात आती है, लोगों के मन में सेक्स एजुकेशन के प्रति, सेक्स के प्रति एक घृणा का भाव आने लगता है। यही कारण है कि सेक्सुअल डिजीज, सेक्सुअल डिसऑर्डर मेंटल डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो उसके लिए किसी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाते हैं। उसे ठीक करना, समझना मनोवैज्ञानिकों के लिए भी सिरदर्द बन जाता है। इसलिए यदि यौन शिक्षा का समय से लागू किया जाए, यौन की जानकारी विद्यार्थियों में समान तरीके से दी जाए जो अन्य देशों में दिया जाता है, भारत में दिया जाए, तो ये परिस्थितियां इतनी खतरनाक नहीं होंगी। लेकिन हमारे यहाँ सेक्स का नाम लेते ही इतनी बड़ी घृणा मन में आती है, लगता है कि कितना गिरा हुआ आदमी बात सेक्स की कर रहा है। लेकिन अब चेतनाएं आ रही हैं और लोग धीरे धीरे उसको समझ रहे हैं। तो यौन शिक्षा को जानने समझने के लिए भी इसका भी एक पक्ष है, वो है मनोवैज्ञानिक पक्ष। सेक्स शिक्षा को स्वीकार करना आसान नहीं है। इसके अलावा क्रीड़ा या खेल का क्षेत्र, जब हम क्रीड़ा या खेल के क्षेत्र के संदर्भ में बात करते हैं तो आपको लगता होगा कि क्रीड़ा क्या है, खेल क्या है। खेलना है, ग्राउंड में जाने हैं, खेलने हैं, जीतने हैं, हारने हैं, क्या दिक्कत है? नहीं। जब आप स्पोर्ट पे काम करेंगे, जब मैं एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था फिजिकल एजुकेशन का, जब मैं फिजिकल काम कर रहा था तो मुझे क्रीड़ा मनोविज्ञान को पढ़ना पड़ा था। क्रीड़ा मनोविज्ञान, ठीक से आप लोग सुन लेंगे, क्रीड़ा मनोविज्ञान, स्पोर्ट साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। और जब आप उसको अध्ययन करेंगे तब आप खेल को ठीक से समझ पाएंगे। क्योंकि पराया खेल छोटा हो या बड़ा, जब हम खेल खेलना शुरू करते हैं और खेल जब खेलते हैं तो खेल की भावना को ताक पर रख करके खेलते हैं। एनी हाउ, जैसे भी हो, जितना हमारा मकसद होता है उसमें मनोवैज्ञानिक शारीरिक सुरक्षा की चिंता नहीं की जाती है। यहां पे जरूरी है कि हम खेल रहे हैं तो खेलने का मतलब मेरा बस इतना है कि खेल के माध्यम से एंजॉय करें, हमें भी कष्ट ना हो, दूसरे को भी कष्ट ना हो। हर पक्ष खेल को खेल की तरह खेले, एक अनुशासन में खेले, और जब वो खेल को खेले, हारे या जीते, उस पर किसी भी प्रकार का मनोवैज्ञानिक दबाव न बने। इसलिए जरूरी है कि स्पोर्ट फील्ड में भी, क्रीड़ा खेल के क्षेत्र में भी व्यवहारिक मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाए। इसका एक और पक्ष है, जब आप किसी खेल में आपकी टीम हार भी रही है और हार रही है, आपको लग रहा है कि हम हार जाएंगे, इसके बाद खेल के अलावा, शारीरिक के अलावा मानसिक प्रेशर आप पे पड़ जाए कि हम हार रहे हैं, हम अब नहीं जीत पाएंगे, तो आप श्योर हार जाएंगे। लेकिन जब आप खेल खेलते हैं, खेल की टीम ठीक से काम नहीं करती है, ठीक से नहीं खेल पाते हैं, और उसके बाद अब टीम जमा होती है, उसमें जो कोच होता है, उसका जो टीम लीडर होता है, कैप्टन होता है, वो अपने टीम को बुलाता है, एक साथ बात करता है, कहता है कि एकदम बिल्कुल तनाव ना लें, खेल यहाँ तक ठीक है, हमारे हाथ से बाहर निकल गया है, लेकिन हम लोग एकदम खुशी के साथ अच्छा से खेलेंगे, बिना दबाव के, बिना तनाव के खेलेंगे। और जब हम लोग थोड़ा देर ठीक से खेल लेंगे तो जो पक्ष जीत रहा होगा उस पे मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा, और जिसके कारण हमारा खेल रिकवर हो सकता है। तो इस आधार पे क्रीड़ा या खेल के क्षेत्र में भी व्यवहारिक मनोविज्ञान का अध्ययन बहुत जरूरी है। और ऐसा अंतरराष्ट्रीय लेवल पे किया जाता है
खेल के मामले में भारत में भी खेल मनोविज्ञान स्पोर्ट साइकोलॉजी का विशेष महत्व दिया जाता है। फिर है अंतरिक्ष मनोविज्ञान, जिसमें हम लोग स्पेस साइकोलॉजी बोलते हैं। अंतरिक्ष में जाना आप लोग सुने होंगे, तो उसके आधार पर उस क्षेत्रों में काम करने के लिए, उन जगहों पे काम करने के लिए जरूरी होता है कि हम अंतरिक्ष मनोविज्ञान को समझें और अंतरिक्ष मनोविज्ञान का अध्ययन करें। तो हम अभी का क्लास यहीं पे रोकते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा।